नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 24 नवंबर सन 2025 आज 24 नवंबर है। आज ही के दिन गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर को सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस यानी शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था और इस दिन को उनके साहस और सिद्धांतों के प्रति अटूट समर्पण के रूप में याद किया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री राहत कोष अपडेट, इलाज के लिए 15 दिन में मिलेगा पैसा, जानिए आवेदन का तरीका। हरियाणा में प्राइवेट बसों में मान्य होंगे छात्रों के पास, इनकार करने पर करें सख्त कार्रवाई। हरियाणा में लाडो ने लक्ष्मी से किया इनकार, कुंडली खंगाल रही है सरकार, अब तक आधे से भी कम हुए रजिस्ट्रेशन। 25 नवंबर को हरियाणा और दिल्ली में रहेगी सरकारी छुट्टी, इस वजह से लिया गया फैसला। हरियाणा डीजीपी का कड़ा आदेश, गैंग शैली प्रमोट करने वाले गायकों को अपराधी माने, गैंग इकोसिस्टम को करें ध्वस्त। भिवानी में 100 करोड़ का मछली पालन केंद्र बनेगा, पूर्व मंत्री बोले जल्द होगा शिलान्यास, झींगा मछली की अमेरिका तक होगी सप्लाई। अंबाला में 3 दिन भारी वाहनों पर रोक, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर फैसला, पुलिस ने जारी किया रूट डायवर्जन का प्लान। पंचकुला सरस मेले में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से मिले, साझा बाजार सेल्स और स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल किया लॉन्च। और पानीपत शुगर मिल का पेराई सत्र 28 नवंबर से प्रारंभ, किसानों के लिए ऐप हुआ लॉन्च, घर बैठे मिल सकेगी गन्ना भुगतान की जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार खुश्क बना हुआ है। सुबह शाम आमजन को ठंड से रूबरू होना पड़ रहा है। दिन में गर्माहट होती है। प्रदेश में हिसार सबसे ठंडा रहा, यहाँ रात का तापमान दूसरे जिलों से कम रहा। इसके बाद पंचकुला और चंडीगढ़ में रात का तापमान 8.9 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि बार बार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगर इन मौसम प्रणालियों में अंतराल अधिक रहता है तो ठंड भी ज्यादा रहेगी, अगर समय अंतराल छोटा हो तो ठंड भी कम होती है। 24 नवंबर यानी आज ये मौसम प्रणाली संपूर्ण इलाके से आगे निकल जाएगी, जिससे संपूर्ण मैदानी राज्यों में एक बार फिर से हवाओं की दिशा में बदलाव देखने को मिलेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को पंचकुला में सरस मेला के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। सरस मेले के समापन समारोह में स्वयं सहायता समूह से आई महिलाओं ने उनके साथ अपने अनुभव साझा किए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को सरस मेले में स्वापन डिजिटल ग्राम बाजार पोर्टल और साझा बाजार सेल्स पोर्टल को लॉन्च किया। सीएम ने कहा कि दोनों पोर्टल के माध्यम से हमारी बहनों के उत्पादन को विदेशों तक पहुँचाने का काम किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह की बहनों ने अपने उत्पादनों को एक ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया है। पंचकुला के परेड ग्राउंड में चल रहे सरस आजीविका मेले में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने 200 स्टॉल लगाए हुए हैं। सीएम ने कहा कि आप सभी ने पिछले 14 दिनों से अपने उत्पादनों को घर घर पहुंचाने का काम किया है। सरस आजीविका मेला के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की बहनों को एक मार्ग मिला है। आजीविका के मामले में भी यह सरस आजीविका मेला पूरी तरह से सफल रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि मेला महिला सशक्तिकरण का एक मजबूत मंच है। हस्तशिल्प से लेकर कृषि उत्पादों तक हमारी बहनों ने ऐसे उत्पाद बनाए हैं जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाते हैं। आने वाली 25 नवंबर यानी कल सरकारी छुट्टी रहेगी। श्री गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस पर उनकी शहादत को याद करते हुए ये सरकारी छुट्टी रहेगी। उनका यह अमर बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा। गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस की गरिमा को याद रखते हुए हरियाणा और दिल्ली सरकार ने 25 नवंबर यानी कल मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश का ऐलान किया है। 25 नवंबर 2025 को सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ये सरकारी छुट्टी रहेगी। चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि यह दिन समाज को एकजुट त्याग और मानवता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी वर्षगांठ के पावन मौके पर 25 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रखने का फैसला लिया गया है। 25 नवंबर को दिल्ली में भी सरकारी अवकाश रहेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 2100 रुपए प्रति महीने की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। इस योजना की पहली किस्त 1 नवंबर 2025 यानी हरियाणा दिवस के मौके पर जारी की गई थी। आज भी प्रदेश में बड़ी संख्या में महिलाएं इस योजना का लाभ उठाने में हिचकिचा रही है। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडो लक्ष्मी योजना को उम्मीद के अनुरूप
अनुरूप रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। कई जिलों में पात्र के दायरे में आने वाली अभी तक 50% से भी कम महिलाओं ने ये पंजीकरण किया है। अब राज्य सरकार यह जानने का प्रयास कर रही है कि आर्थिक स्वावलंबन की इतनी प्रभावी योजना के प्रति महिलाएं आगे क्यों नहीं आ रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बड़ी संख्या में परिवार बीपीएल श्रेणी से बाहर होने के डर से आवेदन करने से बच रहे हैं। इसके साथ ही रिहायशी प्रमाण पत्र व अन्य राज्यों से आए परिवारों की अनुपस्थिति और पहले से चल रही पेंशन योजनाओं के आवेदन भी इसकी रुकावट का कारण बनते जा रहे हैं। साथ ही गाँव में जागरूकता शिविर भी लगाए जा रहे हैं ताकि पात्र महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ मिल सके। पिछले दिनों मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव के संकेत भी दिए थे। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा था कि इस योजना के तहत महिलाओं को जो 2100 रुपए प्रति महीना दिया जा रहा है, अब यह राशि साल में 2 बार किस्तों के माध्यम से मिलेगी। हरियाणा राज्य में बढ़ते गैंग कल्चर और गन कल्चर को जड़ से खत्म करने के लिए एक बड़ा अभियान छेड़ दिया है। रविवार सुबह हरियाणा पुलिस महानिदेशक डीजीपी ओपी सिंह ने पुलिस चौकी इंचार्ज से लेकर एडीजीपी रैंक तक के वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता का उल्लेख कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो गायक और संगीतकार अपनी रचनाओं के माध्यम से गैंग जीवन शैली यानी गैंग लाइफस्टाइल को युवाओं के बीच प्रचारित कर रहे हैं, उन्हें अब अपराधी की तरह ही देखा जाए और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाए। डीजीपी ओपी सिंह ने अपने पत्र में उन गायकों और संगीतकारों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं जो पैसे और प्रभाव के लिए गैंग स्टाइल डीजीपी वाले म्यूजिक वीडियो बनाते हैं। उन्होंने लिखा कि ये वे लोग हैं जो माता पिता की दी हुई सीख, शिक्षकों की शिक्षा और समाज के अनुशासन को मिनटों में हवा कर देते हैं। पत्र में गैंग कल्चर को खत्म करने की एक व्यापक रणनीति बनाई गई है। ये सिर्फ बदमाशों को पकड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की बात है जो उन्हें मदद करता है। हरियाणा सरकार ने शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1958 में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद प्रदेश में बिजनेस आवर्स 9 से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए गए हैं। साथ ही कर्मचारियों के हर तिमाही मिलने वाले ओवर टाइम में भी बढ़ोतरी की गई है। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए कड़े मानक बनाए गए हैं। इसके तहत अब कर्मचारियों को नौकरी से पहले नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देने जरूरी होंगे। गवर्नर असीम घोष ने हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर एक अध्यादेश जारी कर दिया है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस अध्यादेश को विधानसभा के विंटर सेशन में पारित कराया जाएगा। वहीं बिजनेस आवर्स में 1 घंटे की बढ़ोतरी यानी 9 की बजाय 10 घंटे काम होगा। एक्ट में इस संशोधन से बिजनेसमैन को अपने नए ग्राहकों तक पहुंच को बढ़ाने में मदद मिल पाएगी। इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के ट्रेडिंग बिजनेस करने वालों को ज्यादा लाभ होगा। ओवर टाइम सीमा भी बढ़ाई गई है, यानी सरकार ने एक्ट में संशोधन कर पहले 50 घंटे से ओवर टाइम को बढ़ाकर 156 घंटे प्रति तिमाही कर दिया है। इससे कर्मचारियों को 106 अतिरिक्त घंटे काम करके एक्स्ट्रा कमाई करने का भी मौका मिलेगा। इस बीच सभी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र भी जारी करना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीरवार को चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में सड़क सुरक्षा से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्होंने बढ़ती छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि मॉर्निंग पीक टाइम में अतिरिक्त बसें उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि आवश्यकता अनुसार बसों की संख्या बढ़ाई जाए और कम अंतराल पर बसें चलाकर विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए। उन्होंने कहा कि निजी बसों में भी सरकारी बसों की तर्ज पर स्टूडेंट पास की सुविधा अनिवार्य रूप से दी जाए तथा किसी शिकायत की स्थिति में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अधिकारी स्कूल बसों की सुरक्षा मानकों और बसों में लगे जीपीएस सिस्टम का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश जारी किया है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रदेश में मौजूद सभी ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित कर 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह से समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्य को मिशन मोड में चलाते हुए तत्काल कार्रवाई शुरू की जाए ताकि सड़क हादसों में स्पष्ट रूप से कमी आ सके। भिवानी जिले के गांव गरुआ में 100 करोड़ रुपए की लागत से मछली पालन एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। पूर्व कृषि एवं वित्त मंत्री जेपी दलाल ने रविवार को यह घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इस परियोजना का शिलान्यास जल्द ही किया जाएगा। ये केंद्र भिवानी सहित आसपास के जिलों में मछली पालन को बढ़ावा देगा, जिससे मछली पालक किसानों की आय में करोड़ों रुपए की वृद्धि होगी। दलाल ने बताया कि वर्तमान में भिवानी जिले से झींगा का निर्यात अमेरिका सहित कई विकसित देशों में हो रहा है। पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के सर्वांगीण विकास के अपने संकल्प को दोहराया। उन्होंने लोहारू से दिल्ली एयरपोर्ट तक बंद पड़े हाईवे के निर्माण, बहल, लोहारू और शिवानी में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने तथा विधानसभा क्षेत्र के किसानों के खेतों में खजूर की खेती को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करने की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार किसान और गरीब के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने और वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार निरंतर मुहिम उपलब्ध करवा रही है। अब लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष के जरिए चिकित्सा आधार पर आर्थिक सहायता राशि प्राप्त करने के लिए सरल पोर्टल पर सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे यह प्रक्रिया पहले से आसान होगी। आवेदक आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए सरल पोर्टल के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन परिवार पहचान पत्र यानी PPP के जरिए सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, OPD बिल जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो पा रही है तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के दौरान लाभ मिलेगा। पानीपत शुगर मिल का पेराई सत्र 28 नवंबर को शुरू होगा। इस संबंध में शनिवार को किसानों और शुगर मिल प्रबंधन के बीच एक बैठक आयोजित की गई। किसानों को बताया गया है कि इस बार किसानों की सुविधा के लिए एक नया मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। किसान ऐप में अपना कोड नंबर डालकर पूरे कैलेंडर की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे पर्ची, टोकन नंबर, गन्ना ट्रॉली को कैन यार्ड की किस लाइन में ले जाना है और शुगर मिल में कौन सा टोकन नंबर चल रहा है जैसी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी। ऐप के माध्यम से किसानों को उनकी भुगतान संबंधी जानकारी भी तुरंत मिल सकेगी। किसानों की सुविधा के लिए तोल कांटे के पास एक कैंटीन का भी निर्माण किया गया है। किसानों से उनके सुझाव भी लिए गए हैं और उन्हें 28 नवंबर को पेराई सत्र के शुभारंभ पर आमंत्रित किया गया है। टेक महिंद्रा ने कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली है। इस पोस्ट पर शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट की एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। ये वैकेंसी इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में है। कैंडिडेट को यूके टेलीकॉम प्रोसेस का काम करना होगा। इश्यूज को समझने और अलग अलग प्रकार की क्वेरीज को रिजोल्व करने की क्षमता होनी चाहिए। इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस में काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 24/7 वर्किंग में सहज होना चाहिए। रोटेशनल शिफ्ट और वीक ऑफ में काम करना होगा। कैंडिडेट्स के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। हालांकि 12वीं पास कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स के पास BPO में 6 महीने के काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट के पास एक्सीलेंट इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल यानी रिटन और स्पोकन दोनों होनी चाहिए। कंप्यूटर टूल्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। सालाना सैलरी की बात करें तो 2 लाख रुपए से लेकर 4.5 लाख रुपए तक हो सकती है। इस पोस्ट की जॉब लोकेशन पुणे महाराष्ट्र रहेगी। हरियाणा जिला बाल कल्याण परिषद पंचकुला की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्ती अस्थायी एवं संविदा आधार पर होने जा रही है। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपना आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष व महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन कर पाएंगे। स्टाफ नर्स के पदों के लिए बात करें तो आवेदक BSc नर्सिंग या GNM धारक होने चाहिए। वहीं लैब तकनीशियन के लिए आवेदक BSc इन लैब टेक्नीशियन या डिप्लोमा इन लैब होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं जमा करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि की बात करें तो 8 दिसंबर है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। सैलरी 11,170 रुपए से लेकर 13,500 रुपए पर मंथ मिलेगी। साउथ अफ्रीका में 20वां G20 समिट रविवार को बिना औपचारिक हैंडओवर के समाप्त हो गया। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किसी अमेरिकी अधिकारी को ग्वेल यानी अध्यक्षता का प्रतीक हथौड़ा नहीं सौंपा। विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा कि आज कोई औपचारिक हैंडओवर सेरेमनी नहीं होगी। अमेरिका चाहे तो सोमवार से दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रालय के दफ्तर से G20 से जुड़े दस्तावेज ले सकता है। इसके बाद व्हाइट हाउस के डिप्टी सेक्रेटरी अन्ना केली ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका ने G20 का औपचारिक हैंडओवर नहीं कर गलत किया। दरअसल हर G20 समिट में पिछले साल की मेजबानी करने वाला देश अगले मेजबानी करने वाले देश को औपचारिक रूप से ग्वेल सौंपता है। यह एक लाइव सेरेमनी होती है जिसमें दोनों देशों के नेता आमने सामने मौजूद रहते हैं। इस बार अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप शामिल नहीं हुए। ट्रंप ने कहा कि साउथ अफ्रीका में गोरे ईसाइयों को मारा जा रहा है और उनकी जमीन छीनी जा रही है। इसके विरोध में उन्होंने शामिल होने से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने G20 हैंडओवर के लिए एक राजदूत को भेजने की बात कही थी, लेकिन साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति ने कहा था कि वे किसी जूनियर अधिकारी को ग्वेल देने की बजाय एक खाली कुर्सी को मेजबानी सौंप देंगे। दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा कि अमेरिका G20 का सदस्य है, उसे समिट में अपनी मौजूदगी दिखानी चाहिए थी। यह एक लीडर समिट है, इसमें राष्ट्रपति या फिर कोई मंत्री शामिल होना चाहिए। G20 जैसे मंच पर किसी जूनियर अधिकारी को भेजकर हैंडओवर नहीं किया जा सकता। यह कोई विवाद नहीं बल्कि सम्मान का सवाल है। PM नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में हो रहे G20 समिट के दौरान AI के गलत इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए सभी देशों को मिलकर इसके लिए मजबूत नियम व कानून बनाने चाहिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज सिंध की जमीन भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है, कब बॉर्डर बदल जाए कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए। राजनाथ सिंह ने ये बातें रविवार को दिल्ली में सिंधी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने यानी आडवाणी ने अपनी एक किताब में लिखा था कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी सिंध को भारत से अलग नहीं मानते। दरअसल 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के बाद सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा प्रांत है, जिसकी राजधानी कराची है। भारत में उर्दू, सिंधी और अंग्रेजी बोली जाती है। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो हजारों साल पुराना और 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला थार रेगिस्तान भी इसकी भेंट चढ़ गया। ये बंटवारा महज रेगिस्तान की धूल भर का नहीं था। इस बंटवारे के बाद हुए पलायन से पूरे सिंध की खुशहाली और तरक्की हिंसा और गरीबी में तब्दील हो गई। पाकिस्तान के अखबार डॉन में ताहिर लिखते हैं कि भारत का सिंधी समुदाय आज भी खुशहाल है, उनके बड़े बिजनेस हैं। इसके ठीक उलट पाकिस्तान के सिंधी गरीब हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके भारत को बिना किसी लड़ाई या फिर हमले के अपने आप मिल जाएगा। पीओके के लोग खुद आजादी की मांग कर रहे हैं और एक दिन वे कहेंगे मैं भी भारत हूँ। राजनाथ सिंह ने यह बात मोरक्को में भारतीय समुदाय से बातचीत के दौरान कही थी। आज यानी 24 नवंबर से शुरू होने वाले हफ्ते में शेयर बाजार रेंज बाउंड रह सकता है। इस हफ्ते दूसरी तिमाही का जीडीपी डेटा, विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। पिछले हफ्ते के आखिरी दिन निफ्टी 124 अंक गिरकर बंद हुआ था। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के तकरीबन 200 अंक दूर है। वहीं सेंसेक्स भी तकरीबन 750 अंक दूर है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार बाजार हल्का नीचे या फ्लैट ओपन हो सकता है। इसके बाद थोड़ा शॉर्ट कवरिंग बाउंस मिल सकता है, लेकिन दिन के आखिर में कमजोरी के साथ या फिर फ्लैट बंद होने की उम्मीद ज्यादा है। बाजार के एक रेंज में ही रहने की उम्मीद है, लेकिन बाजार का झुकाव नीचे की तरफ अधिक है। अनुमानित रेंज की बात करें तो 25,800 से लेकर 26,400 के बीच बाजार रह सकता है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।